हेलो एवरीवन। सो आज आपको जो भी डांस का एक्साइटमेंट होता है ना, शादियों में, संगीत में होता है, बारात पे होता है, परफॉर्मेंसेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है जो हम लोग को डांस के मोमेंट्स को याद रखते हैं। ऑफ कोर्स शादियां हैं, इंडियन शादियां हैं, तो हमारे में डांस तो परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत सारे रहते हैं और इसी के लिए हम हायर करते हैं एक कोरियोग्राफर को, क्योंकि हम जितना भी डांस कर सकते हैं वो ठीक है, डीजे के लिए बराबर है, पर जब संगीत की कोरियोग्राफी आती है, मेहंदी के और हल्दी के फंक्शंस भी आजकल बड़े बड़े होंगे, उसकी जो कोरियोग्राफी होती है, यू नीड समवन टू हेल्प यू आउट, जहाँ पे वो आपको गाने दे, कैसे आपको अगर शाई फील हो रहा है तो आपकी शाइनेस हटा दे, अगर ब्राइड को इंटरेस्ट है पूरा का पूरा परफॉर्मेंस देने में और ग्रूम को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उन दोनों को कैसे जो है मैचअप करे, तो ये सारी चीज़ें जो है एक कोरियोग्राफर करके देते हैं, एक वेडिंग कोरियोग्राफर। तो आज हमारे साथ राजीव झा जी है। ये बहुत ही अच्छे वेडिंग कोरियोग्राफर है, संगीत कोरियोग्राफर है, एंड मैं जब बहुत छोटी थी तब से इनको जानती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेज शोज लेते हैं, तो मैं उनके पास एक्चुअली डांस सीखने भी जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा खासा जो है इनका नाम है, एंड नॉट जस्ट संगीत वेडिंग पर काफ़ी सारे जो है बच्चों को भी इन्होंने कोरियोग्राफी सिखाई है। तो आज उनसे ही सीखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस लेवल कैसा है, कैसे उन्होंने जो है ये वेडिंग की इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया है और क्या उनके अनुभव रहे हैं। हेलो, बेसिकली मानसी, मैं अपने एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा। श्योर। मेरे एकेडमी का नाम है राजीव डांस एकेडमी। ओके। हम पूरे मुंबई में डांस सब सिखाते हैं और हमारे सब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सब संगीत संध्या सब हमने करवाए हुए हैं। मोर देन 20,000 से ज़्यादा बच्चे लोग को हमने डांस सिखा चुके हैं। संगीत तो काफ़ी सारे हैं, वो तो मुझे याद भी नहीं है कितने सारे हैं। हाँ। ओके। और हमारा खुद का शोज़ वगैरह सब हमने किया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स सबको हमने बुलाया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे हैं, वैसे सोनू निगम है, आदित्य पंचोली है, सरोज खान मास्टर जी हैं, ये सभी लोग आपके शो में आए हैं। हाँ, सब आए, साक्षी तनवर, सब काफ़ी लोग आ चुके हैं हमारे शोज़ में। सब बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, सारे सब हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं। काफ़ी अच्छा बेसिकली हमारा एकेडमी एक चलता है। संगीत संध्या के लोग हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं, उनका बेसिकली यही रहता है कि भाई कि हमको संगीत करना है, लेकिन हमारे पास सब नॉन डांसर हैं। हाँ। तो डांसर हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ओके। तो आई एम श्योर बहुत सारे जो उनके क्वेश्चंस होंगे, मैंने भी काफ़ी सारे उनसे सुने हैं। एज अ फोटोग्राफर, एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, मैं सुनती रहती हूँ कि कपल्स को क्या क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज आपसे हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आज आपके पास जब कोई पहली बार आता है, उनको यही रहता है कि हम लोग बहुत शाई लोग हैं, या तो 2-4 जन तो पूरे डांसर होंगे, फिर बाकी के लोगों को डांस करना नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे? अगर जिनको डांस करने नहीं आता है, हम उनके हिसाब से ही स्टेप्स उनको हिसाब से हम उनको देते हैं कि जैसे जो सिंपल हो, जो इजी हो, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी दिखे, जो उनको करने में कंफर्ट हो, और उनके इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं वो बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंटली वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो पर फिर भी आप ऐसे कह रहे हो कि आपको इजी देंगे, पर जब हम करने बैठते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, और स्टेज शो का एक डर भी रहता है कि भाई इतने सारे लोग, भले ही घर के हैं पर फिर भी डर तो लगेगा। कभी स्टेज शो दिया नहीं है, हमेशा बुक्स में रहे हैं या क्लोजेट में रहे हैं, और अब ऐसे स्टेज पे आना है, तो कैसा? जनरली देखिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको जब तक नहीं आता है तब तक आप डरते हो। एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया, आपको अच्छे से आता है, तो आप आराम से स्टेज पे कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस फिर बहुत करना पड़ता है क्या? प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, लेकिन बस उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आता सबको रहता है, सिर्फ उसके अंदर से थोड़ा निकालना पड़ता है। तो वो आपको कैसे पता चला? आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, तो आप कैसे अनुमान लगा लेते तो भाई ये नाच पाएगा, ये नहीं नाच पाएगी? संगीत में कैसा है, भले उनको आए चाहे नहीं है, हमको उनको करवाना ही है। अब लड़की के माँ बाप हैं या लड़के के माँ बाप हैं, भले उनको आए या ना आए, करना तो है ही उनको। ओके। तो उनको हम उनके हिसाब से ही, या तो समझो कि गर्ल्स को आता है, मतलब फीमेल को आ रहा है, जेंट्स को नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो हम उनको ही थोड़ा डिपिंग का स्टेप ही देके थोड़ा बहुत करके, फीमेल को ही थोड़ा राउंड रोटेट करके, आगे पीछे करके, थोड़ा उस तरह से करते कि लोगों को भी जिसमें मज़ा है, और लोगों को उनका ही डांस, जिनको नहीं आता है उनका डांस देखने में ही लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छे जो डांस करते हैं उनको तो देख के सबको मज़ा आता ही है, लेकिन जो लोग नहीं डांस करते हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं है,
कभी दिखे नहीं है। पर मुझे तो लगता है जब संगीत में बहुत कोरियोग्राफी रहता है, जैसे आप बताओ बहुत सारे लोग आते हैं स्टेज पे, तो जो ऑडियंस होती है कभी कभी पक जाती है, क्योंकि अगर बहुत अच्छे डांसर रहेंगे, कलाकार रहेगा तो उसको दिखने में अलग मजा है। पर अभी घर वाले अलग अलग लोग आते जा रहे थोड़ा सा वो हो जाता है कि क्या यार कब परफॉर्मेंस खत्म हो गए। तो वो आप कैसे करोगे? एक संगीत रखा है, कोरियोग्राफी तो करनी है, तो कैसे आप जो है एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हो? सबसे पहला चीज ऐसा होना चाहिए कि आपका जो गाना होना चाहिए बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 2 से 2.5 मिनट का गाना लीजिए, उसमें भी क्या करिए कि आप गाने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिससे क्या है सॉन्ग बार बार चेंज भी हो गया। हाँ। तो ऑडियंस का भी माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो गाने का मिक्सिंग वैसे कर लिए, और गाने के इस तरह से कोरियोग्राफी करते हैं कि लोगों को भी मजा आए, बोर ना हो। तो कैसे आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हो, क्या करते हो? कॉन्सेप्ट बोलो, थोड़ा फन एंटरटेनमेंट डालना पड़ता है, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ छेड़खानी हो गया, कुछ ऐसे हो गया तो किसी ने देखा नहीं है, समझो कि ऐसे कुछ, तो उस तरह से कुछ डालते हैं। कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, कोई स्टोरी क्रिएट करना, जैसे अगर कोई कपल की ही स्टोरी रही है कि भाई लड़का यूएस का है और लड़की यहाँ की है, तो अगर वो बैग पकड़ के आया है स्टेज के ऊपर, बैग लेके आया है और लड़की जो है उसकी राह देख रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ गाने दोगे, उस टाइप का कुछ? हाँ, तो उसके हिसाब से पहले हमको गाने समझने पड़ते कि गर्ल्स के माइंड में भी क्या गाने हैं, बॉयज के माइंड में क्या गाने हैं, उनको कौन सा गाना पसंद आ रहा है, उनको मतलब वो भी अपना पहले थोड़ा माइंड में सेटअप कर लेते कि भाई हमको इस टाइप से गाने चाहिए और हमारे ये सब चीजें हमको करनी है इसके अंदर। पर कभी कभी उनको नहीं पता होगा कौन से गाने, तो फिर कैसे करते हैं? तो बैठ के हम अपने सजेशन देते हैं, हम जो लेटेस्ट गाने चल रहे हैं, जो हम ऑलरेडी करवाते हुए रहते हैं या उनको सुना हुआ रहता है। कुछ काफी लोगों को ओल्ड पसंद आता है, काफी लोगों को न्यू गाने पसंद आते हैं, तो सारे गाने हम लेके उनको करवाते हैं। तो ये सारे गाने जब एक साथ आते हैं तो आप उनकी मिक्सिंग करके देते हो या कैसे होता है? ऑफ कोर्स, एक बार जैसे गाना उनका फाइनलाइज हो जाता है कि भाई उनके फैमिली मेंबर कितने हैं, कितने लोग हैं, उनको कौन से ग्रुप को कौन सा गाना देना है, ये सब डिसाइड करना पड़ता है सबसे पहले। और उसके बाद जैसे गाना डिसाइड हो गया तो उसके बाद हम उनका गाना एडिट कर लेते हैं। फिर उनको उस सेशंस के लिए हम बुलाते हैं, अलग अलग दिन पे, अलग अलग टाइम पे एक एक ग्रुप को अलॉट करते हैं कि आप ये इस ग्रुप को इस टाइम पे बुला लीजिए, उसके बाद चाहिए तो अलग टाइम पे इनको बुला लीजिए। तो दोनों का अलग अलग टाइमिंग पे एक ही टाइम पे हम करवा लेते हैं। जो भी लोग होंगे जो कोरियोग्राफी आपके पास सीखने आएंगे, वो क्या आपके वहाँ पे आएंगे या आप उनके वहाँ पे जाते हो? दोनों में। अगर उनको लग रहा है कि वो हमारे पास आ सकते हैं तो हमारे, वो अगर हमसे दूर रहते हैं, स्पेस है जहाँ पे वो लोग सीख सकते हैं। हमारे एकेडमी है, स्टूडियो है जहाँ पे वो कर सकते हैं, और नहीं तो हम उनके वहाँ पे प्लेस पे भी जा सकते हैं। प्लस नहीं तो दूर हैं और फिर भी वो है तो वो क्या करते हैं, कभी कभी अपना कहीं और स्टूडियो बुक करते हैं। अच्छा, कहीं और का स्टूडियो रेंट हायर कर लेते हैं, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस रख लेते हैं वो सब। तो उसके हिसाब से हम उनके पास जाके उनका सारी चीजें जो होती हैं। पर काफी लोग आजकल बहुत बिजी होते हैं, वर्किंग आवर्स हाई होते हैं। अभी चचेरे भाई की शादी है, उसमें इतना सारा टाइम भी शायद ना दे सके। एंड एनी विच वे शादी के दिन आने से पहले फैमिली बहुत ही बिजी होती है, राइट? एंड जो लोग आउट ऑफ मुंबई रहते हैं, जो ऑफ कोर्स आने वाले हैं शादी में उतने ही एक्साइटमेंट के साथ, पर वो लोग आपकी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो कितने दिन पहले एक तो आपको उनको कनेक्ट करना होगा कि वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और उनका वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और जो बाहर के लोग हैं वो शादी के 2 दिन पहले ही आने हैं, वो कैसे आपके साथ डील कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों को सजेस्ट ये करते हैं कि आप 1 महीना पहले प्रैक्टिस चालू कर लीजिए। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले जरा स्टार्ट करना पड़ता है। अगर 1 महीना पहले आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपके पास सफिशिएंट थोड़ा टाइम रहता है जिसके हिसाब से आप कर सकते हो। उसमें टाइमिंग हम लेट नाइट, लेट इवनिंग कुछ रख सकते हैं, तो उसमें हम वर्किंग आवर्स के बाद के टाइमिंग, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 8, साढ़े 8, 9 बजे, कभी कभी 10 o'clock के बाद लोग प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। ओके, तो वैसे कर लेते हैं। अब जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए क्या रहता है कि जैसे कि कुछ जो समझिए 4 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन 2 लोग समझिए फॉरेन से आने वाले हैं या आउट ऑफ स्टेट से अलग स्टेट से आने वाले हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, वीडियो बना के दे देते हैं। एक अलग से सेपरेट उनका अलग कैसे क्लास करना है, उनको क्या क्या स्टेप्स है, उसका भी अलग वीडियो बना देते हैं, जिसको देख के वो प्रैक्टिस पहले करके थोड़ा रख लेते हैं। फिर जब वो आते हैं लास्ट में, ऑलरेडी हमारे सारे गाने हो चुका रहता है, सिर्फ वही 2 गाना समझिए कि आप पेंडिंग रहता है, तो जिसमें समझिए कि उनको आते ही जो 4 लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो 2 लोग जो एब्सेंट थे उस गाने में, उनको साथ में आकर हम प्रैक्टिस करा के उनका
करवा लेते तो हैं। आप जो है कैसे करते हो कि 4 जन का प्रैक्टिस करवाया, 2 जन जो नहीं आया चलो उनको भी हम लोग थोड़ा रिहर्सल करके 6 जन का हो गया। पहले तो हम वीडियो में प्रैक्टिस करा लिया, फिर भी यहाँ पे आके बाद एक साथ फिर भी तो जूम कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं लोग, करते हैं लोग, या फिर डायरेक्ट वीडियो देख के ही कर लेते हैं। वीडियो देख के भी कर लेते हैं, बस सामने आते हैं तब कर लेते हैं। जूम कॉल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग बहुत होशियार हो गए आजकल के लोग। आजकल हो जाते हैं वैसे। और हाँ बताइए ना। और उसमें कोरियोग्राफी हम ये भी ध्यान देते हैं कि कैसे अगर बड़ा ग्रुप है तो उसमें फॉर्मेशन डालते हैं, जिससे कुछ अलग अलग लोग फॉर्मेशन कुछ करते हैं। फॉर्मेशन मतलब? फॉर्मेशन कैसा होता है डांस में, जैसे कि पहले जैसे सिर्फ गर्ल्स ही आई, 4 गर्ल्स ने परफॉर्म किया, फिर उसके साथ बॉयज ने ज्वाइन किया, फिर वापस आगे पीछे हो गए, चेंज हो गए, कुछ ड्रॉ कर लिया। जैसे ड्रॉ मतलब जैसे कि कहते हैं जिगजैग, ऐसे समझे कि ये कर लिया, वी कर लिया हमने, वी का शेप दे दिया, ए का शेप दे दिया, हार्ट का शेप बना दिया। जैसे ग्रुप है तो वैसा है, तो आगे पीछे कोई पहले गर्ल्स परफॉर्म कर रही है, फिर बॉयज बैठ जा रहा है, फिर मतलब अलग अलग टाइप से वैरायटी देने पे लोगों को जरा थोड़ा स्टेज भी भर जाता है। यस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी फैमिली मेंबर में लोग कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डांसर हायर कर लेते हैं हमारे पास से। अच्छा, एक्स्ट्रा डांसर्स भी मिलते हैं। मतलब वो आपके घर वाले नहीं है पर आपने उनको बुलाया खास डांसिंग का स्टेज भरने के लिए। यस। उससे अच्छा है घर वालों को ही और एक्स्ट्रा ले लो, या फिर नहीं होते। लेकिन फिर भी हम अपने फैमिली मेंबर को थोड़ा करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब प्रोफेशनल अगर डांसर आते हैं तो उससे भी आपका स्टेज काफी अच्छा भरा हुआ रहता है, प्रॉप्स लेके वो डांस करते हैं, जिससे आपका डांसेस और अच्छे दिखते हैं। खासकर कपल डांस में तो लोग काफी सारे लोग यूज करते ही हैं। कपल परफॉर्मेंस में वो हार्ट के साथ करते हैं, लड़कियां घूमती है पीछे एंड ऑल दोस। फिर वो मतलब वही डांसर आपको क्या है, एंट्री के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं हम। कपल एंट्री के एंगेजमेंट टाइम पे, जिससे हमारा स्टेज क्या थोड़ा भरा भरा दिखता है, मतलब वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और जिस गाने में भी कम लोग हैं उसमें भी हम थोड़ा साइड में उनको आगे पीछे करके खड़ा करके, जिससे हम उनको अच्छे से परफॉर्मेंस आपका जो मतलब ये समझिए कि जान थोड़ा आ जाता है, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाता है ऑडियंस के लिए भी। तो वैसे मेरा ये भी क्वेश्चन रहेगा भाई, 1-1.5 घंटे तक ऐसा कौन, अभी हम प्रोफेशनल डांसर्स तो है नहीं, प्रोफेशनल डांसर्स की कलाकृति देखने के लिए हम खड़े हैं, पर जैसे नॉर्मल लोगों को ऐसे सादा डांस जब लोग करते हैं तो कैसे आप पब्लिक को उनके साथ इंटरेक्टेड रखोगे? क्या कर सकते हो कि पब्लिक देखती रहे, मजा आए, मतलब ऐसा ना कि खाना खा के बस चले जाए संगीत से? नहीं, वो हमारा पहले बात वो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, और उससे हम कोरियोग्राफी करते हैं कि जब तक हमारे डांसेस खत्म नहीं होंगे ऑडियंस उठेगी नहीं। तो कैसे? लेकिन वो इससे कोरियोग्राफी पे ही वो डिपेंड करता है। कोरियोग्राफ गाना आपका, डांस के स्टेप्स आपके इस तरह से होने चाहिए जो पब्लिक को देख के मजा आए। आप एक एग्जांपल दीजिए कैसे आप जो है उस चीज को सेटअप करोगे। जैसे एग्जांपल अगर समझिए कि कपल डांस है, समझिए कि गर्ल्स के मॉम डैड का डांस है, ओके, ब्राइड की मदर और फादर है, तो भाई कोई जैसे वो कर, अगर उसका दुपट्टा लेके थोड़ा ऐसे हिला रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, फनी टाइप का, फनी टाइप का गाना, अगर वही समझ देवानंद का स्टाइल में कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो जरा लोगों को देख के वो हंसी आती है। ओके, तो वैसे फन टाइप का कुछ रहता है तो गाने में आपको अच्छा लगता है। जैसे राधिका के डैडी जरा यहाँ आना, जैसे ये सब गाना है, तो कैसे वो उसके पीछे खाना बनाना, उस गाने में जो वर्डिंग सब है, तो वो सब चीज अगर आप डालते हो तो लोगों को उसमें हंसी आती है। और एंकर भी पूरा उसको थोड़ा एंकर भी हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर एंकर भी ऐसा हो जो एंटरटेनमेंट मतलब पब्लिक को हंसाए, सीरियस टॉपिक नहीं रखे। ओके, तो सीरियस में ज्यादा लोगों को मजा नहीं आता। तो आप कैसे जो है एंकर और कोरियोग्राफर साथ में मिलके ही पूरा एक स्टेज डिसाइड करते हैं संगीत का, तो कैसे उनके साथ कनेक्शन पहले से बात करते हो या उसी दिन पे आपको आइडिया आ जाता है? सबसे पहले देखिए हमारा कोरियोग्राफी ऑलरेडी पहले उससे पहले खत्म हो जाता है। आपका काम हो गया है। लेकिन हम लोग कोरियोग्राफर के साथ उसी दिन बैठते हैं, एंकर के साथ। एंकर के साथ उस दिन बैठते हो आप? एंकर के साथ हम बैठते हैं, और उसी दिन हम अपना ये गाने का लिस्ट बता देते हैं कि हमारे ये सारे आइटम हैं जो आगे पीछे ये आने वाले हैं, ये आने वाला है। ओके, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि हमको यहाँ पे ये है फैमिली मेंबर, तो हमको इस तरह से करना है, इनको इतना थोड़ा टाइम देना है, गैप देना है, वो सब चीज़ देख के बेसिकली उनको बता देते हैं, वो अपने हिसाब से आराम से कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यूजुअली फैमिलीज में मैंने ऐसा देखा है, ये मेरी मौसी को ज्यादा लीजिए, ये उसकी बेटी को थोड़ा कम लीजिए, ये सारी चीजें होती है कि जिनके साथ जमता है उनको ज्यादा लो, जिसके साथ कम जमता है उनको कम लो। तो आप फिर कैसे उसको बैलेंस आउट करोगे? और थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाता आपके लिए एज अ कोरियोग्राफर? हो जाता है। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है जो समझिए कि जो दूर के रिश्तेदार हैं वो अच्छा नाचते हैं, पर उनको नहीं लेना, क्योंकि भाई सब ये चाहते हैं कि भाई हमारे घर वाले हैं,
भाई मेरी बहन को आप ज्यादा लो, मेरी बहन क्लोज है, भले उसको डांस आता है चाहे नहीं रहे, बाय डिफॉल्ट हमको उसको आगे ही रखना पड़ता है, फर्स्ट रो में रखना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो एक सेंटिमेंटल ही है, सेंटिमेंटल है। तो भाई हमारे घर का फंक्शन है तो ये भले आए चाहे नहीं है, इसको आप आगे रखो, उसको चाहिए तो साइड में रखो, लेकिन वो भी हमको मैनेज करना पड़ता है। मतलब उससे लेकिन हमको करना ही पड़ता है, उसमें हम कुछ तो जो लोग अच्छे डांसर्स नहीं होते हैं, जिनके जो जरा भी ग्रेसफुल नहीं है, लड़कों में मैंने देखा है एकदम ही जैसे बॉडी ही सिर्फ मसल्स घूम रहे हैं, एकदम ही स्टैटिक लगते हैं जब डांस कर रहे हैं, उनमें वो ग्रेस फीलिंग ही नहीं आ रही है, उनके वो एक्सप्रेशंस भी नहीं आ रहे हैं, और स्टेज देख के तो और भी डर रहे हैं। तो उनको कैसे ठीक करोगे यार, उनका ग्रेस तो, कैसे, वो 1 महीना ही है मुश्किल से। ग्रेस पहली बात हमको सॉन्ग ही उनके लिए ऐसा डिसाइड करना पड़ता है तो जो उनका फन टाइप का हो, क्योंकि मैं उनको डांस तो अब 1 महीने में कुछ उतना सिखा नहीं सकता हूँ, जो मैं ज्यादा उनको चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा हाथ थोड़ा हाथ पर थोड़ा हल्का सिंपल मूवमेंट्स वाला टाइप का ही कुछ रहे जो ऐसे वो लोग कर पाए, तो वैसे सारी ही सॉन्ग, और गाना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और फनी हो तो वो अपने आप थोड़ा बैलेंस आउट कर जाता है। वो हो गया, या तो कुछ लिफ्टिंग वर्क करके भी हम लोग थोड़ा कुछ अप डाउन कर लेते हैं, डांसर्स पीछे रख दिए, हाँ, तो वैसे सब करके एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बस ये है कि आप ये समझिए कि आपका डांस लोग अगर बैठे हुए हैं तो ये समझिए आपका शो अच्छा चल रहा है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 1 घंटा अगर होना चाहिए, अगर आप एंकर के साथ कर रहे हैं तो 1.5 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। आप बहुत 2 घंटा कर दोगे तो पब्लिक उसमें आप मानोगे नहीं। मैं एक वेडिंग में गई थी, एक संगीत में गई थी, 4.5 घंटे परफॉर्मेंस चला। ओह माय गॉड 6 बजे शुरू किया, 10:30 बजे खत्म किया। सोचो, मैं बोलूं अभी खत्म होगा, और वही लोग जो ऑलरेडी 1 घंटे में आ चुके थे, वही बारी दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, 4.5 घंटे। और हमको लगा भाई और कितने फोटो, वही का वही तो नाच रहे, और कौन सा नया नाच रहे। और वो भी जनरली कैसा होगा, सोलो सब परफॉर्मेंस करते हैं, टू मच। हाँ, सोलो। चाची की मौसी की बेटी भी सोलो परफॉर्मेंस देके जा रही है, लेकिन लोगों को सोलो में मजा नहीं आता है। लोगों को ग्रुप डांसर्स में ज्यादा मजा आता है। सोलो में डांसर में उनका ही मजा आता है जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो ऑडियंस को पकड़ सकते हैं, या फिर जो ब्राइड और ग्रूम है, ब्राइड का मेन इंटरेस्ट है। यस, ब्राइड ग्रूम का उनको बाय डिफॉल्ट लोग उनको देखने में पसंद करते ही हैं, उनका चलेगा, उनको देखना भी है और देखना है हमको। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि परफॉर्मेंस जब आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं तब तो बड़े कैजुअल कपड़े में लोग आते हैं, मतलब टी-शर्ट पैंट पहन के आ गए। जब शादी में जाते हैं, इतना मेकअप, इतना हेयर स्टाइल, इतना कपड़े भी, मतलब कभी कभी अनकंफर्टेबल, लड़कियों का तो घाघरा आ जाता है, कितनी सारी चीजें होती है। तो दे वुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि भाई हमने तो परफॉर्मेंस किया था, अभी पैर लग रहे हैं एक दूसरे पे, पैर पे भी घाघरा आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, अनकंफर्टेबल भी रहता है, कैसी दिख रही हूँ, अच्छा मेरे कपड़े में से ऐसे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, ये सारी चीजें स्टेज पे दिख जाती है। और प्रोफेशनल तो है नहीं कि भाई सब पता है, हैक्स नहीं पता है सारे। सो हाउ डू आप ये सारी चीजें सजेस्ट करते हो उनको? देखिए, बेसिकली फैमिली मेंबर का अदर्स का हो तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब अदर जैसे भाई बहन है, रिलेटिव्स हैं, तो उनका ड्रेसेस का उतना प्रॉब्लम, क्योंकि वो बड़े सिंपल ड्रेसेस होते हैं, पर मेन फैमिली का हैवी रहता है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई मेन आता है ग्रूम एंड ब्राइड, उनका ज्यादा आता है। तो उनके ड्रेसेस में हमको ये देखना पड़ता है कोरियोग्राफी के टाइम पे कि भाई उनका ड्रेस ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका रहता है। अच्छा, संगीत होने वो करना पड़ता है। हाँ, वो मतलब जैसे कि अगर हम संगीत 1 महीना पहले चालू कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन उनका ड्रेसेस जो होंगे 2 महीना 3 महीना पहले ही ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर जो भी कपल इसको देख रहे हैं कि आपके कपड़े कोरियोग्राफी के पहले आ जाए, तो उस हिसाब से गाने और कोरियोग्राफी आप करवाओगे। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कि ज्यादा वो लोग बैठने उठने का स्टेप्स भी नहीं कर सकते हैं, तो जो खड़े खड़े ही जितने स्टेप्स से मूवमेंट से होते हैं सर, वो सब उसके हिसाब से हमको बैठाने पड़ते हैं। या फिर देखिए, अगर ऐसा हुआ कि भाई अभी तक कपड़े नहीं लिए, पहले आपको बुक कर लिया है, तो ज्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा, मतलब उनको पता रहेगा कैसे कपड़े लेने हैं कैसे नहीं। तो उसमें क्या, कपड़े आप कोई भी ले लो, उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेप्स हम चेंज कर देंगे। अब कपड़ा तो चेंज नहीं कर सकते, स्टेप्स तो तुरंत चेंज कर सकते हैं, वो इजी केस है। और अगर कुछ हेयर स्टाइलिंग में पता है कोई लग जाता है, ऐसा कभी कभी कोई लड़कियों को पहना देते हैं नेकलेस वगैरह, वहां पे भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी पहले से प्री डिसाइडेड? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी कपल डांस वाले समय क्या होता है, जैसे रिंग पहना हुआ रहता है, तो कभी खींच देता नहीं, मतलब वो होता है, तो थोड़ा हाथ में कभी कभी पेन जैसे थोड़ा आ जाता है कि तो मैंने बहुत बार देखा है कि आफ्टर संगीत परफॉर्मेंस जब नेक्स्ट डे वेडिंग होता है, तब लड़कियों के इतने बड़े बड़े जो झुमके होते हैं, उससे उसका पूरा कान लाल हो जाता है, और नाचते वक्त ना समझ में नहीं आता, नाचते नाचते हो जाता है, एंड देन द नेक्स्ट डे इज वेरी पेनफुल। तो ये सारी चीजें भी है मैटर करती है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। कपड़े पहन रहे हैं,
मुझे ये बताइए कि आप कितने दिन पहले, जैसे आपने बताया 1 महीने पहले आप प्रैक्टिस शुरू करते हो, ग्रुप्स में आप काम करना शुरू करते हो, कैसे ग्रुप्स बनाते हो? ये ग्रुप कैसे डिसाइड करते हो? पहले स्टार्टिंग में जैसे हम जो मिलते हैं, गर्ल्स बॉय या कोई भी जो उनका फैमिली मेंबर एक होता है, 2 होते हैं, उनसे मिलते हैं। हम उनकी सारी फैमिली मेंबर को जानते नहीं रहते हैं, तो हम उनको गाना जैसे बता देते हैं, इंट्रोडक्शन दे दो फैमिली का, फैमिली भाई के, तो हम उनको बता देते हैं कि आप देखिए ये जो ग्रुप एज वाइज है, बच्चों का ग्रुप है, तो आप बच्चों को एक ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। मामा मामी है, चाचा चाची है, उन लोग का जैसे 40-45 वाले हैं, तो उनका एक ग्रुप अलग बना दीजिए। जो बहनों का ग्रुप है समझिए, तो आप बहनों को अलग ग्रुप बना दीजिए, या बहन भाई का एक ग्रुप बनाना है तो वो अलग ग्रुप बना दीजिए। एज वाइज जरा ग्रुप आप मैनेज कर दीजिए। तो उसके मैनेज हो जाने के बाद उसके हिसाब से जो हमारे जो गाने डिसाइड हुए हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए कि अब इस ग्रुप को ये गाना देना है हमको, तो उसके हिसाब से हम उनको वो गाना डिसाइड दे देते हैं। पर इसमें लड़के वाले 2 अलग पार्टीज है। आप ऐसा कभी हुआ है कि 2 अलग कोरियोग्राफर है, लड़के वालों के अलग है? ऐसा भी हुआ है, काफी टाइम ऐसा भी होता है। आपको ठीक लगता है ये चीज? लेकिन अब समझिए कि लड़का समझ किसी और स्टेट में रहता है, हाँ। और गर्ल्स समझो अलग स्टेट में रहती है, समझो, या लड़का मुंबई में रहता है, गर्ल्स अलग स्टेट में रहती है इनके, तो अब वापस वो तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं आ सकते हैं, तो वो तो उनको वहीं पे ही कोई कोरियोग्राफर रख के वही इजी पड़ेगा, तो वो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ में फिर हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके। तो अगर 2 अलग जगह है तो बात अभी भी समझ में आती है कि आप 2 अलग कोरियोग्राफर रख रहे हो, कोई मुंबई में ही, जैसे हमारा अंदर नहीं पैचअप हो रहा है, और ऐसे करके 2 कोरियोग्राफर रखे हैं, कि थोड़ा कमोशन क्रिएट करता है ना कहीं हमें चाहिए कि एक ही करे तो ज्यादा बेटर होता है। एक परफॉर्मेंस में भी हमें लड़के वाले लड़की वाले साथ में डांस करे, ये भी अच्छा लगेगा। सही बात है, और वही चीज होना चाहिए, एक ही हो तो ज्यादा बेटर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझिए कि कोई अगर एक ही स्टेट में रहते हुए भी, तो मुंबई में रहते हुए कोई बोरीवली में रहता है, कोई चर्चगेट में रहता है, तो वापस इतना ट्रैवल करना भी इन मुंबई में वेरी डिफिकल्ट। आप ट्रैवल करोगे चर्चगेट? हम तो ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन हम ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास प्लेस नहीं है, तो वैसे सब चीजें भी प्रॉब्लम आती है। वो तो स्टूडियो रेंट पे लेंगे ना, अगर नहीं मिला तो वैसे भी हो जाता है, उनको नहीं मिलता, तो ऐसी चीजें रहती हैं। ठीक है। सो जैसे ही आप कहते हो कि ये सारे लोग आए आपके पास, उन्होंने तैयारियां की, जो भी लोग अभी स्टेज पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक फैमिली आई, उसके बाद दूसरी फैमिली आई, कभी कभी ना थोड़ा सा थकान, इतने सारे घर वाले आए जा रहे हैं, तो डू यू कीप अ लिमिट कि भाई इतने ही लोग आए तो ज़्यादा बेहतर है, इतने ही? देखिए, पहली बार हम उनसे जब ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही जब डिसाइड और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त हम समझ लेते हैं कि उनका स्टेज का साइज भी क्या है, कितने लोग, साइज भी मैटर करता है। तो उस स्टेज पे क्या हमारे 8 लोग फिट होंगे, 6 लोग होंगे, बहुत गर्दी हो जाता है। नहीं तो मतलब भीड़ भी नहीं दिखनी चाहिए ज्यादा, और ज्यादा खाली भी नहीं दिखना चाहिए, तो दोनों चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो उस चीज के हिसाब से भी हम उनका डिसाइड करके पहले से हमारा प्लानिंग रहता है कि भाई ये 2 ग्रुप आगे हैं, 2 कपल आगे हैं, ये पीछे इसके ये 2 कपल खड़े रहेंगे, तो उसके हिसाब से प्लेसमेंट से समझ में आ जाता है कितना स्पेस है। और फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है, हम भी जाके वो जो प्लेस होती है वो जगह पे विजिट करके आ जाते हैं, देख के आ जाते हैं कि साइज क्या है स्टेज का, कितने लोग आ सकते हैं, तो वो सब चीजें आप देख लेते हो कि क्या क्या कैसे रहेगा। कभी कभी वो भी हम विजिट कर लेते हैं। जो भी आपके परफॉर्मेंसेस होते हैं वो कौन कोरियोग्राफ करता है? आप करते हो, आपकी टीम करती है, कैसे होता है? जैसे देखिए, उसमें कैसा है, 90% तो मैं ही कोरियोग्राफ करके उनको दे देता हूँ, और कभी कभी ऐसा भी है कि जैसे कि अगर मैं समझो नहीं हूँ इन केस, तो वो भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कोरियोग्राफी कर लेते हैं, जो टीम मेंबर हैं वो सभी लोग भी कर लेते हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारा ऑलरेडी जैसे हमने स्टेप किया, अब वो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें भी हमको तभी की तभी उनका चेंज भी करना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, क्योंकि कभी कभी आप देते हो पर कभी कभी वो नहीं जमा डांस करने के लिए, एज आई मेंशन। तो जब जो दिन संगीत रहता है तब आप वहाँ पे आते हो पर्सनली? यस, जब भी अगर कभी संगीत रहता है तो हम भी हम या हमारी टीम का कोई मेंबर वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उनको पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा उस दिन संगीत के पहले हमारा काम खत्म हो गया, संगीत के दिन भी हमारा लाइट्स के साथ, साउंड के साथ, वीडियोग्राफर के साथ, सबके साथ हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। वो भी हमको थोड़ा देखना पड़ता है, किसी में स्पेशल एंट्री है तो हमको लाइट्स को बताना पड़ता है कि यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट रहेगा, फिर इस टाइमिंग के बाद या इस वर्डिंग के बाद हमारा ये लाइट ऑन होना चाहिए, तो वैसे सब चीजें हो जाती हैं। वीडियोग्राफर के भाई अब समझिए, हम वीडियोग्राफर को नहीं पता रहता है कि जैसे ये हम यहाँ से एंट्री दे रहे हैं, तो स्पेशली उनको भी बताना पड़ता है कि इस सॉन्ग में यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है,
तो वो भी हमको बताना तो ये पड़ता तो है। बड़ा सरप्राइज होता है यूजुअली फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए, हमारे लिए अरे कहाँ से आ रहे कपल, वहां से, ओ भागो 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 वहां पे जाना है। तो बेहतर है कि कोरियोग्राफर ने पहले से ही समझा के रखा है कि देखो यहाँ से एंट्री है, ऐसे जो है उसको रिंग पहनाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर फोटोग्राफर्स को पहले से पता होगा कि ये पूरा एक शेड्यूल है शादी का, तो वी वुड बी एबल टू शूट इवन बेटर। हम जानते हैं कि भाई यहाँ से शॉट लेना है, यहाँ से तो कुछ अच्छा क्रिएटिवली भी शॉट ले सकते हैं। तो आप जब बात करते हो कि वहाँ पे एक पर्सनली इंसान रहेगा, तो मैंने बहुत सारी शादियों में और संगीतों में देखा है कि एक लड़की रहती है जो नीचे बैठ के दिखाती रहती है हाथ के मोमेंट्स। आपको लगता है इनको सारे मोमेंट्स याद है फैमिली वालों को? अगर वो भूल भी जाए तो एक लड़की रहती है जो कंटिन्यूअसली आपको बताएगी आप ऐसे करो वैसे करो। एम आई राइट? यही सारा ऐसा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस कितना है उस कोरियोग्राफर को। हाँ, ऐसा देखिए आज तक मुझे कभी भी नहीं करना पड़ा, या मेरे टीम के मेंबर को कभी भी नहीं करना पड़ा ये बारी बारी दिखाने का। कभी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन हाँ, जो अनएक्सपीरियंस होते हैं, थोड़ा नए नए कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं रहता है। और प्लस मतलब उनको सिखाया ही इस तरह से जाए, उनको जरूरत ही नहीं पड़े। तो वैसे हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वो आराम से कर फिर भी बहुत बार जब कपल स्टेज के ऊपर जाता है और कपल के पहले जब हमारे उनके फोटोज चल रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि ये भूल ना जाए, और शिट उनके लिए फोटो से ज्यादा तो कोरियोग्राफी का वो स्टेप परफॉर्मेंस थोड़ा डर तो बना ही रहता है कि जब तक परफॉर्मेंस हो नहीं जाए, जब तक एक बार स्टेज पे चले गए, एक बार परफॉर्म कर लिया, फिर सेकंड गाने में वापस अगर उनकी एंट्री है तब वो डरते नहीं है। तो पहली बार स्टेज पे जाने में थोड़ा लोगों को फियर होता ही है। स्टेज फियर तो सबको होता है। थोड़ा भले हमें 4 बार कर लिया है, लेकिन फिर भी जब हम जब तक स्टेज पे जाएंगे नहीं, तब तक अंदर का डर बना हुआ रहता है। लेकिन एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो फिर बाद में डर चला जाता है। जब स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो फ्लो में कभी-कभी ऐसा होता है लोग भूल गए होता है परफॉर्मेंस के बीच में, फिर कैसे कोप अप करना है? भूल जाते हैं तो तभी भी ऐसे अपना वो उनको ही पता रहता है और कोरियोग्राफर को भी पता रहता है कि बीच में भूल गए। हाँ, कोई अगर ऐसा रहा कि भाई थोड़ा हम उनको बता दें कि आप भूल भी गए तो भी आप ऐसे मैनेज कर लेना। कैसे मैनेज करना? हाँ, जैसे कि कुछ भी भाई आप ऐसे ही खड़े होकर बस ऐसे हिल लेना, कुछ ऐसे होगा तो ओके। लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन होता ही। लेकिन वो कोरियोग्राफर को और सिर्फ डांसर ध्यान रहता है कोरियोग्राफर का, ये भूल गया थोड़ा उसको दिखा दूं। नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी दिखाएंगे तो उसकी नजर हम पे पड़ेगी नहीं। इसमें भी क्या हम कहीं और खड़े हैं, वो कहीं और है, तो उसमें लाइटिंग में हम दिखेंगे भी नहीं इनमें भी। ओके, तो वो अपना लेकिन थोड़ा मैनेज हो जाता है उस लाइक। हाँ, अगर आप रुके नहीं तो ऑडियंस को उतना ज्यादा पता नहीं चलता है। मैंने ये भी देखा है कि जब आप लाइटिंग और साउंड के साथ कोरियोग्राफर काम करे तो ही वो परफॉर्मेंस हो, तो ही वो स्टेज शो सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, 30 सेकंड के गाने बाद गाना बंद हो जाता है, वापस वो लोग एंड पॉइंट बढ़ाते हैं, वापस शुरू करते, होता है ऐसा। मतलब 30 सेकंड नाच रहे हैं, उसके बाद जो है गाना बंद हो गया, 5 सेकंड में गाना बंद हो गया, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है यू नो। और 1-2 बार तो मैंने ऐसे देखा है कि वो आए 5 सेकंड में गाना बंद हो गया, आए 10 सेकंड में गाना बंद हो गया, अभी वापस तीसरी बार कर रहे हैं। इट लुक्स वेरी शैबी, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन वही बोला, इसलिए आपको हमेशा जब भी लेना, थोड़ा एक्सपीरियंस कोरियोग्राफर को लेंगे तो जो ये सब चीजें जो होंगी वो आप नहीं कैसे अवॉइड करते हो पर कि भाई ऐसे बारी बारी गाने एक का एक प्ले ना करना पड़े? हमारा वो आइटम अरेंजमेंट हम उसको बोलते हैं बेसिकली, कि इस परफॉर्मेंस के बाद ये परफॉर्मेंस के बाद ये आइटम आएगा। उसके बाद हमारा पता ही रहता है कि जैसे कि हमको ट्रैक 1 बजाना है, ट्रैक 2 प्ले करना है, तो आप वो लिख के जाते हो? लिखा हुआ रहता है सबके पास, हमने लिखा हुआ रहता है। जो वीडियोग्राफर होता है उनके पास भी रहता है लिस्ट, जो म्यूजिक वाले रहते हैं उनके पास लिस्ट रहता है कि भाई इसके बाद ये परफॉर्मेंस आने वाला है। और तो एक पूरा शेड्यूल रहता है कि भाई ऐसे के बाद ऐसे ऐसे के बाद, पर इसमें बीच में एंकर आ जाएगा तो फिर कैसे काम करेगा? एंकर को भी पता रहता है, एंकर के पास भी लिस्ट ऑलरेडी सेम लिस्ट उसके पास रहता है, क्योंकि वो उस हिसाब से थोड़े से जोक्स क्रैक कर सके। भाई ये वाला गाना आने वाला है, पतली कमर, या तो जो भी पतली कमर वाली लड़कियां हैं उनको बुला के कुछ करके यू नो फनी कर सके और इंटरेस्टिंग बनाकर। तो हर एक गाने के बाद जैसे हमने 2 मिनट का गाना किया, 2.5 मिनट का गाना किया, तो उसके बाद कैसे उनको गैप दे दिया, तो उसका ये अपना कंपेयर आएगा, वो कुछ जोक्स और समथिंग कुछ बोले, ताकि उतने टाइम में लोगों को टाइम भी मिल जाए, कोरियोग्राफर को भी टाइम मिल जाएगा, भाई ये गाना है, ये गाना है, वो सारा जो है मैनेज हो जाता है पीछे। प्लस समझिए जो इसी गाने में था, तो उसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं या उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, तो थक भी जाते हैं लोग, तो थोड़ा गैप मिल गया, 2 मिनट का भी गैप मिले तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस जाके वो परफॉर्म कर लेता है। संगीत में कैसा होता है कि कभी कभी हमको अच्छे डांसर्स वाले को भी 3-4 गाने में रिपीट करना पड़ता है। हाँ, होता है, मैं वही पूछने जा रही थी। ऐसा होता है, अरे वंस मोर के चक्कर में और 2 बार 3 बार नचाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई परफॉर्म बहुत ही अच्छे थे, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है,
तो लोग उसको बोलते हैं कि वंस मोर वापस उसको सेटिंग भी करना पड़ता है ना बैक स्टेज की, भाई वापस प्ले करो कुछ नहीं, बस उसको बस सिर्फ ट्रैक ही तो चेंज करना है, कुछ ज्यादा उसको वो कुछ करना ही नहीं है, बस ट्रैक चेंज करना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको आपका स्टेज शो सक्सेसफुल करना है, इट्स नॉट जस्ट द कोरियोग्राफर, उसके एंकर, उसके लाइट्स, फोटोग्राफर एंड साथ ही साथ जो साउंड में बैठे हैं, ये सभी लोगों को आपको मिक्सअप करके एक पूरा स्टेज शो क्रिएट होगा। यस। अभी मुझे बताइए, जब ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा डल फील होती है, मतलब डल मतलब लोग ज़्यादा बोल ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ कह ही नहीं रहे हैं और रिएक्ट भी नहीं कर रहे, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, एकदम शांत एनवायरनमेंट है, हाउ वुड यू मेक श्योर कि यहाँ पे थोड़ा सा कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे दे या ऐसा कुछ कर दे, या फिर पब्लिक को ऊपर बुला ले, ऐसा कुछ करते हो आप? ऐसा देखिए, कोई गाने में हम ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि डांस करते करते हम ऑडियंस में आ जाए, ऑडियंस को लेके भी थोड़ा नाच लें। ओके, वैसे भी हम कभी कभी करते हैं। ओके, लेकिन हमारा वो फिक्सअप होता है कि जैसे देखिए 2 गाने के बाद है ना, ये कुछ एंटरटेनमेंट वाला है, ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को, तो लोगों को इसमें ज्यादा अप हुआ, वो पहले से देख के हमको समझ में आता है एक्सपीरियंस कि हाँ इस गाने में ना ये अच्छा आइटम है, ये थोड़ा हमारा हल्का सा वीक आइटम है, तो उसको हम अरेंजमेंट ही इस तरह से मैनेज करते हैं जो लोगों को वो फील ही नहीं हो और लोग हमेशा एक्साइटेड रहे कि भाई इस वक्त क्या आने वाला है। मुझे ये बताइए, जब ऐसे ही आपने स्टेज की बात की, आजकल तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं एलईडी के साथ। एलईडी पे वो ग्राफिक्स अलग अलग आते हैं, जैसे गणपति का है तो पूरा गणपति उस पीछे दिखाते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस भगवान से शुरू करते हैं और पूरा मंदिर बना देते हैं पीछे, फिर जब कपल आता है तो पीछे हार्ट्स और स्टार्स और पता नहीं जो डालना है और सब डालते हैं, या फिर उनका प्री वेडिंग वीडियो पीछे दिखाते रहते हैं। ये सारी चीज़ें लोग एलईडी का करते हैं। तो आपको क्या लगता है, एलईडी की जरूरत है या नहीं है? एलईडी की जरूरत रहता है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें हमारा क्या बैकग्राउंड बार बार चेंज होते रहता है, तो वो ऐसा नहीं दिखता है कि जैसे एक ही संगीत का है। हाँ। बार बार चाहो तो चेंज, मतलब बीच में ग्राफिक डिजाइन बार बार पीछे चेंज अगर हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, वरना अगर स्टेज कैसा एक ही हमारा, या फिर लड़के का फोटो है तो लड़की ऐसे एरो करके देखेगी, देखो मेरा हस्बैंड ये है, कुछ हम दिखा सकते हैं। एलईडी में हम 10 चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपने स्टेज डेकोरेशन वाला, वो भी काफी अच्छा चलता है, लेकिन वो रहा तो एक सिंपल सा आपको वही एक बैकग्राउंड में वही हमको दिखता है। जैसे ही आप कहते हो कि एलईडी अच्छा हो जाता है, एज अ फोटोग्राफर हम ना बोलते हैं, आई विल टेल यू हाउ। हम एज फोटोग्राफर्स यूजुअली ना बोलते हैं कि प्लीज पीछे एलईडी मत रखिए, क्योंकि हमारे फोटोज में से जो पीछे का बैकग्राउंड जो एलईडी है वो इतना ब्राइट हो गया है, उतना उसमें ग्राफिक है कि जो सब्जेक्ट आगे है वो पूरा मर जाता है। उसके ऊपर लाइट भले ही मैं कितना भी उसके चेहरे पे डाल दूं, उसका लाइट जो है उसके चेहरे पे नहीं आता है। अभी इसका सोल्यूशन यहाँ पे ये रहता है, अगर आपको डालना है आप डाल सकते हो, पर जो डार्क ग्राफिक्स है वो यूज कीजिए, मतलब पूरा का पूरा प्लेन ब्लैक रहेगा और उसके ऊपर अगर रेड से लिखा हुआ हार्ट आएगा, प्लेन ब्लैक है और उसके ऊपर ग्राफिक्स जो है आ रहे हैं, ब्लैक के ऊपर ग्राफिक्स आ रहे हैं, देन इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो वो फोटोज में इतना तकलीफ नहीं देता। पर अगर वाइट ब्राइट लाइट पीछे से छूट रही है, देन इट इज नॉट अ गुड आइडिया। फोटोज आपके बुरे आ जाएंगे, फिर आप कितना भी अच्छा नाच लो। सही है, करेक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइट चेहरे पे डाल दिया है, एंड भले डांस अच्छा लग रहा है, बट एज फोटोग्राफर्स वी फील कि इतना सारा कलरफुल लाइट चेहरे पे आ गया है कि जिसकी वजह से उनका पूरा चेहरा में कोई भी उनका स्किन टोन दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि चेहरे के ऊपर वाइट लाइट डालिए, वाइट गोल्डन लाइट डालिए, और पीछे जो बाल है उसमें आप कलरफुल लाइट डालिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से आपके कोरियोग्राफर के साथ, आपके डेकोरेटर के साथ, आपके फोटोग्राफर के साथ, लाइटिंग वाले के साथ और साउंड वाले के साथ डिस्कस करनी होती है। जो लाइटिंग वाले रहते हैं, और ये कोई इवेंट प्लानर भी नहीं जानता है, कोई इवेंट मैनेजर को इतना नहीं पता होगा कि ये सारा फोटोग्राफी में दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये सारी चीज़ें हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फील्ड के, वही बोल सकते हैं। अब मैं ज्यादा वीडियो एडिटिंग का ज्यादा मतलब मैं नहीं बता पाऊँ, क्योंकि वो मेरा लाइन नहीं है। मैं सॉन्ग एडिटिंग का कर सकता हूँ, डांसेस का कर सकता हूँ, वो सब मेरे फील्ड का है। हाँ, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज हल्का फुल्का सभी को जो इस फील्ड में होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया एक दूसरे का देख के आ जाता है। बाकी ये एकदम जो एंड टू एंड पॉइंट रहता है वो पता नहीं होता है लोगों को। और जिनकी शादी होती है उनको तो कुछ भी नहीं पता होता है, क्या शादी के बाद ही पता चलेगा। उनको इतना प्रेशर ही होता है, उनके पास काम भी इतने सारे होते हैं कि वो इसमें बिजी होते हैं, पता होते हुए भी लोग भूल जाते हैं। सब लिखा हुआ भी रहता है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। वो तो भूल मतलब नॉर्मली है, लेकिन मतलब काम भी इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन तो सब वो सभी के साथ होता ही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि शादी चालू होने, तो संगीत चालू होने के बाद फोटोग्राफर को जाके बोलना पड़ता है प्लीज लाइट चेंज करो, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था उसने सुना नहीं।
half of the event you have to go and mention to the lighting person कि भाई अभी आप लाइट चेंज करो, अभी आप लाइट चेंज करो. आप सोचो कितना तकलीफ हो जाता है, एक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होता है काम का. तो ये सारी चीज़ें एक है ध्यान रखने जैसी. अभी आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से लोग संगीत रख रहे हैं और संगीत की कोरियोग्राफी बहुत चल रही है, ठीक है, पर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट ऐसा है कि भाई हमें तो नाचना आता नहीं है. जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पर ट्रेंड ऐसा हो गया है कि ठीक है ना, घर की लड़कियां ही नाचे तो ठीक है, कुछ लोग नाचे तो ठीक है. अभी मम्मी पापा शाई फील करेंगे, नाचेंगे नहीं नाचेंगे, डर भी लगता है अपने बुजुर्गों से कुछ बोलने के लिए. तो आप जो है कैसे इसकी सेटिंग करोगे ताकि जो लोग अभी अभी अगर उनको बहुत ही कैजुअल चाहिए, देखो संगीत रह गया, पर अगर पूल पार्टी है, हल्दी है, मेहंदी है, जहाँ पे उनको एकदम कैजुअल एनवायरनमेंट चाहिए, गरबा वरबा खेलना है, तो ये सारी चीजें आप कैसे उसमें वो एकदम कैजुअल, कभी कभी वो लोग स्टेज भी नहीं बनाते हैं, फ्लोर पे ही परफॉर्मेंस करते हैं. जैसे हल्दी और में क्या होता है, हाँ. हल्दी में पूल पार्टी में सब लोग तभी फ्लोर पे ही बेसिकली डांसेस करते हैं. हाँ. और ऑलरेडी उसमें भी डिसाइड रहता है कि हमारा ये गाना इस दिन हल्दी में करेंगे, ये सारे गाना, ये सारी चीजें भी देखनी होती है कि हल्दी में कौन सा लगेगा, संगीत में कौन सा गाना परफॉर्म करने वाले हैं. तो उसके हिसाब से ही, और वो भी डिसाइड कर, जैसे स्टेज होता है उसके हिसाब से भी वापस वो फॉर्मेशन, वो जो प्लेसमेंट, वो सब चीजें चेंज होती हैं. तो ये भी क्यों चेंज होती है? क्योंकि स्टेज का साइज का आपका अलग साइज है, हाँ, और हल्दी वाला स्टेज का साइज आपका अलग होगा, हाँ. इट में भी. और ये भी है कि अगर नीचे ही ऐसे ही रखा है, हाँ, स्टेज, तो चारों जगह से आपको लोग देखने वाले हैं. पहले क्या था, बैकग्राउंड में एलईडी था या डेकोर था, अभी जो है पूरे के पूरे चारों कोर से आपको लोग दिखने वाले. तो आपके परफॉर्मेंस और आपका कोरियोग्राफी भी थोड़ा डिफर करेगा ना. डिफर करेगा. तो उसमें इस तरह से रोटेट करते हैं कि जैसे लोगों को चारों तरफ के लोगों को दिखे, मतलब चारों तरफ लोग कवर किया जाए, ऐसा है. पर मेरे एक बात बताइए, जो लड़कियां, जैसे अगर मेरा थोड़ा सा वेट ज्यादा है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, यार मेरे से भी ज्यादा ओवरवेट लड़कियां रहेंगी, ठीक है, तो कैसा हो कि भाई वो शेट में कैसी लगोगी, अभी मुझे नहीं नाचना, मैं तो बहुत मोटी हूँ. तो बहुत पतले लड़के रहते हैं एकदम स्लिम, और नाचेंगे तो भी उनकी हड्डियां दिखेंगी. तो ये सभी लोगों को मन हम कोई मॉडल्स तो है नहीं, ऐसा कोई फिगर तो हमारा होता नहीं है, हम सिर्फ काम करने वाले लोग हैं. अभी ऐसे लोगों को आप कैसे डांस कराओगे कि वो लोगों को अच्छा लगे? ऐसे डांस में पतले मोटे का कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ. अगर डांस आप अच्छा कर रहे हो, हाँ, तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा. ओके, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से हिसाब से ही हम उनके स्टेप सारे देते हैं. लेकिन हाँ, तो आप डांस के पतले मोटे से उतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन काफी, पर फिर भी अगर एक पतली लड़की गोल घूमेगी और हम गोल घूमेंगे तो डिफर तो करना ही वाला है. नहीं, थोड़ा उतना नहीं है, लेकिन बस आप अच्छे से करोगे तो कुछ डिफर नहीं करेगा. लोगों को ये लगता है माय गॉड, ये इतना अच्छा, इतने हेल्दी होते हुए भी इतना अच्छा कर रही है, वाह. ये होता है. हाँ. जो नॉन डांसर्स है उसके साथ होता है काफी लोग. तो आप क्या करवाते हो कि वो अच्छी दिखती है? जैसे अब समझिए कि राउंड लेते हैं, मतलब अगर उनका घाघरा वाला थोड़ा लंबा है, हाँ, स्पिन करती हैं, तो वो सब चीजें अच्छी दिखती हैं. ओके, फिर मतलब जैसे कपल डांस साथ में करते हैं, हाँ, तो उसमें जैसे उनका अपना घाघरा लेके भी ऐसे बॉल रूम डांस टाइप का करते हैं, तो वो भी अच्छा दिखता है. वो सारी चीजें उनकी अच्छी दिखती हैं. पर अगर एकदम पतला सा कोई लड़का रहेगा, उसको आप कौन से डांस ऐसे दोगे कि वो अच्छा दिखे? डांस मतलब गाना तो उनके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा गाना है. लेकिन हाँ, पतला है तो ठीक है, इट्स फाइन. मतलब और आप देखेंगे कॉस्ट्यूम भी हमारे उस वक्त इतने टाइट भी होते हैं ना, हाँ, बॉयज के भी, कि ज्यादा वो शेकिंग नहीं कर सकता है. तो उनको वैसे इजी स्टेप्स ही थोड़े देने पड़ते हैं. और कभी कभी ऐसा भी रहता है पतला है या जो भी है, तो लेकिन वो अच्छा डांस करना चाहता है और आता भी है उसको, हाँ, तो कर लेता है आराम से. सो जैसा कि अभी आपने देखा, हमें बहुत सारा नॉलेज कोरियोग्राफी, वेडिंग, संगीत, उनकी कोरियोग्राफी के बारे में पता चला. काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने खुद ने भी इसमें सीखे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर आल्सो गोइंग टू गेट मैरिड, एंड एट द सेम टाइम डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लेते आ रहे हैं जिससे आपको कोई इवेंट प्लानर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. खुद से आराम से पूरा जो है वेडिंग मैनेज कर पाओगे काफ़ी सारा. तो आप आपके प्लानर को बोलोगे मुझे ऐसा नहीं, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, क्योंकि आपको खुद को इतना सारा नॉलेज रहेगा. आई होप आपको अच्छा लगा हो. थैंक यू राजीव जी, जो आपने यहाँ पे आके अपना टाइम दिया. काफ़ी लोगों को इससे जो है सीखने मिला है. एंड जिन लोगों को इनको कांटेक्ट करना है एज अ कोरियोग्राफर, ऑफ कोर्स इनकी जो इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब वीडियोस और उनका कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे डाला हुआ है, आप जो है चेकआउट कर सकते हो. एंड एज फोटोग्राफर्स हमारे भी लिंक्स यहाँ पे है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू सून. थैंक यू.